काफलाओ शाबाश, अबरू से इशारा किया। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। कैफ ने इसे घर ड्रॉप किया तो वो इसे सुबह जल्द आने की हिदायत देते हुए कार से निकली। फिर शॉपिंग बैग्स लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वो वहीं गेट के अंदर खड़ा मोबाइल पर अपने लिए राइड बुक करवाने लगा। उस वक्त घर पे कोई नहीं होता था। मुमानी वर्किंग वुमेन थी। बच्चे स्कूल का लजवाले थे। वो बैग्स लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर टेरेस तक आई तो रुक गई। बैग्स और हैंड फर्श पर रख दिए। गर्दन मोड़ के पीछे देखा। वो मोबाइल कान से लगाए उधर उधर टहल रहा था। इसी पे चेहरा उठा के ऊपर देखा। कशमाला के चेहरे की परेशानी भांप के वो अलर्ट सा हुआ। मोबाइल नीचे किया और सवालिया अंदाज में अबरू उठाए। उधर आओ। इसने 2 उंगलियों से ऊपर आने का इशारा किया। वो तेजी से अंदर आया। सीढ़ियां 2-2 करके फलानेगी। अंदाज चूकना था। टेरेस के दहाने पर आए वो रुक गया। नजरें फर्श से होती हुई दाखिली दरवाजे तक उठती गई। तुमने पूछा था ना मेरे पिछले गार्ड से जाप क्यों छोड़ जाते हैं? ये है इसकी वजह। कशमाला ने फर्श की तरफ इशारा किया। स्त्रियों के इंतकाम पर खून पड़ा था। बहुत सा खून, जैसे किसी ने प्याला भर के उंडेल दिया हो। खून के छींटे दीवार पे भी आए हुए थे और वो अभी तक गीला था। क्या ये पहले भी कभी हुआ है? वो एहतियात से पीर बचाते हुए ऊपर आया। फिर एक जगह इकट्ठे हुए गीले खून के साथ पंजों के बिल बैठा। गर्दन झुका के गौर से उसे देखा। एक गार्ड ने इसी वजह से जाप छोड़ी थी और दूसरे ने इसलिए कि किसी ने पत्थर मार के मेरी कार का शीशा तोड़ दिया था, और तीसरा, वो गर्दन झुकाए खून का मुआयना कर रहा था। इसको मैंने खुद निकाला था। स्मोकिंग करता था। इसने बेचैनी से खून आलूद फर्श को देखा। अजीब वहशत हो रही थी वो सब देख के। फिर उसने देखा पंजों के बिल जमीन पर बैठा कैफ खून की तरफ उंगली बढ़ा रहा है। हाथ मत लगाओ है। पता नहीं किसका खून है। कैफ ने आंखें उठा के उसे देखा। बोला कुछ नहीं। वापस सर झुकाया और 2 उंगलियां खून में डुबोए। फिर सुर्ख पुरोहे को चेहरे के करीब लाके सूंघा। इसके बाद उसे अंगूठे और उंगलियों के दरमियान मसला जैसे कपड़ा मसल के चेक करते हैं। ये खालिस खून नहीं है। इसे पतला किया गया है। वो चौंक गई। पतला क्यों? ताकि ये जल्दी खुश्क ना हो और आपके पैरों के साथ लग जाए। असल खून जल्द गाढ़ा हो के जिम जाता है। हीला देखी। वो साफ थी। कशमाला ने सर झुका के अपनी सफेद मीलो कैफ अब खड़े होते हुए टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था। कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है। उसने थक के गहरी सांस ली। अगर तुम जाप छोड़ना चाहते हो तो अभी से बता दो। मुझे कल लाहौर जाना है। मैं ड्राइवर का बंदोबस्त कर रखूं। मैं क्यों जाप छोड़ूंगा? टिश्यू से उंगलियां रगड़ते हुए वो हैरत से बोला। इस हरकत से डर के लोग खून देख के डर जाते हैं। मैं ऐसे इंसान से क्यों डरूंगा जो बुज़दिलों की तरह छप के किसी औरत के घर में खून फेंकता है? वो इसके सामने अकेला हुआ। मरोड़ा हुआ खून आलूद शो इसके हाथ में था। मैंने आपसे वादा किया था आपकी हिफाजत का। आज मैं आपसे एक और वादा करता हूं कि मैं इस शख्स को ढूंढ के आपके पास जरूर लाऊंगा। वो संजीदगी से कह रहा था। कुछ था उसके अंदाज में यकीन दिलाने वाला, बेखौफ कर देने वाला। इसके तने असाब ढीले पड़ने लगे। इसने ममनूनियत से कैफ को देखा। बोली कुछ नहीं। वो अब सोचती नजरों से अतराफ में देख रहा था। कोई सीसीटीवी नहीं है, बताया ना। ये लोग लगवाने नहीं देते। घर के बाहर लगा हुआ है एक सीसीटीवी। इसमें कभी कोई नजर नहीं आया। चौकीदार भी मौजूद है। वो किसी को यूं दाखिल नहीं होने देता। जरूरी नहीं है कि कोई बाहर से आया हो। वो टेरेस की रेलिंग के साथ चलते हुए नीचे देख रहा था। घर की हो रहा था। किसी मुलाजिम को पैसे देकर भी ये काम करवाया जा सकता है? नामुमकिन। मामू के मुलाजिम बहुत पुराने हैं। हम सब हर मौके पर उनकी मदद करते हैं। वो ऐसे क्यों करें? गी आप इनको पैसे से खुश रखती हैं। वही पैसा कोई ज्यादा दे तो वो इसका काम कर देंगे। पैसा हर वक्त हर एक की जरूरत होता है बास।
आप इससे किसी को भी खरीद सकते हैं। वो मंदिर से झकझक के कुछ देख रहा था। तुम हैं भी। कैफ ठिठक के रुका, फिर आहिस्ता से इसकी तरफ पलटा। वो सीने पे बाजू लेटे संजीदगी से उसे देख रही थी। वो होता है ना मूवीज में, बॉडीगार्ड को सबसे पहले खरीदा जाता है। अगर मेरा स्टाकर फर्श पर गिरे खून की तरफ इशारा किया तुम्हें खरीदना चाहे तो क्या करोगे? लम्हे भर को टेरेस पर सन्नाटा छा गया। आप किसी से पूछें कि वो बिक सकता है तो वो कहेगा नहीं। मैं भी यही कहूँगा। वक्त के साथ आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। वो हल्का सा मुस्करा दे। मैं मजाक कर रही थी। तुम जाओ, तुम्हारी राइड आ गई है। नीचे उबरबा नेक पहुंच चुका था। कैफ ने बाइकर को इशारा किया, फिर वापस इसकी तरफ पलटा। अब परेशान तो नहीं है? यानी इस खून से नहीं? इसने नफी में सर हिला के कंधे उचकाए। अब मुझे आदत हो गई है। और तुमने क्या ना, वो मुझे मारना नहीं चाहता, लेकिन जब वो चला गया तो माला को एहसास हुआ कि खून देख के उसे एक दफा फिर से वहशत शुरू हो गई थी। वो जूते बदल के आई और फर्श साफ करने में जत गई। पहले खून साफ किया, फिर पाइप लगा के फर्श धो दिया। जब थक हार के लाउंज में वापस आई तो मगरिब उतर रही थी। आज फिर से किसी ने टेरेस पर खून फेंका है। माही को मैसेज लिखा, फिर मिटा दिया, फिर लिखा, फिर मिटा दिया, फिर तीसरी पर माही मिटा दिया। दफा लिख के सेंड दबा दिया। कनाडा के शहर चली वीक में माबीना और इबाद के घर का वाहिद बेडरूम खामोशी में डूबा था। माही करवट के बिल सो रही थी जब मैसेज टोन से इसकी आंख खुली। वो एकदम उठ बैठी, बदकत पलट के देखा। इबाद गहरी नींद सो रहा था। माँ ने छोटे बाल कानों के पीछे ओर से और फोन उठा के खोला। चेहरा मोबाइल की नीली रोशनी से रोशन हो गया। मैसेज पढ़ के इसकी आंखों में फिक्रमंदी उतर आए। उंगलियां टाइप करने लगी। इट्स हिम लिख के भेज दिया। फिर दबे कदमों वो लिहाफ तले से निकली। इसने आधी आस्तीन का गाउन पहन आहट सुनाई देती रखा था। बाल खिले थे। वो नंगे पीर लकड़ी के फर्श पर चलती दरवाजे तक आए। जरा से चलने पे भी आहट थी। लॉन्ग रूम में टीवी कंसोल के नीचे बने कैबिनेट को चंद लम्हे देखती रही। खोले या ना खोले। फिर उसने कोने वाली कैबिनेट खोली। झक के अंदर से एक स्केच सीच बुक निकाली और सीधी हुई। स्केच बुक के दरमियान में कहीं ग्रेफाइट पेंसिल रखी थी। माही ने पेंसिल वाले सफ़े को खोला। वहां एक तस्वीर बनी थी। वो चंद लम्हे इस तस्वीर को देखती रही। माला के साथ जो कुछ हो रहा था, इसका जिम्मेदार ये चेहरा था। इसकी आंखें, इसकी फातिहाना मुस्कुराहट। वो इस चेहरे को बना पलक झपके देख रही थी। अजीब बेबसी और नफरत का एहसास हो रहा था। इसने स्केच बुक वापस रख दी, फिर दीवार पे नस्ब घड़ी की तरफ देखा। फजर का वक्त होने को था। वो माला के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि माला इसकी नहीं सुनती थी। कोई माही की नहीं सुनता था। वो सिर्फ दुआ कर सकती माँ थी। वो दुआ करेगी और सब ठीक हो जाएगा। माही की दुआएं अमूमन कबूल हुआ करती थीं। ये भी होगी। वो खुद को तसल्ली देती हुई वुज़ू करने चल दी। कैफ अगली सुबह फजर होते ही उसे लेने आ गया था। पहले इसने माला से दोबारा इसका टेरेस देखने की इजाज़त मांगी। चौकीदार इस नौजवान को ऊपर जाते देख के घूरता रहा, लेकिन इसने परवाह नहीं की। हर तरफ से टेरेस का जायजा लिया, फिर घर के लॉक्स चेक किए, खिड़कियों का जायजा लिया। जब मुतमईन हुआ तो नीचे आया और उनका सफ़र शुरू हुआ। वो लॉन्ग रूट पर ड्राइव नहीं करती थी क्योंकि कर नहीं सकती थी। उसे मतली होती थी, इसलिए वो पिछली सीट पर खड़की थी कर नहीं से सर टका के सोने की कोशिश करने लगी। चलने से कबल इसने माँ को मैसेज कर दिया था। अब हर घंटे बाद माँ का मैसेज आता था, कहाँ पहुँची हो? खैरियत से सफ़र गुजर रहा है। वो मुस्करा के जवाब देती और फ़ोन रख के आंखें मूंद लेती। वो भी खामोशी से ड्राइव कर रहा था। कुछ लेंगी अब? कयामो ताम स्टेशन पर कार अंदर ले जाते हुए कैफ ने पूछा। जवाब नहीं आया तो इसने गर्दन मोड़ के देखा।
वो सर सीट की पुष्ट से लगाए आंखें मूंदे हुए थी। सर कदरे तिरछा पड़ा था। एक तरफ से कपचर से निकलते बालों ने आधे चेहरे को ढांप रखा था। सामा था। साथ सीट पर टोकरी में नन्हे नन्हे पौधे रखे थे। वो वापस सीधा हो गया। चेहरे पे इज़्तिराब फैला। कर्ब से आंखें बंद कर ले। अब भी वक्त था। वो इसको सब कुछ बता सकता था। वो यहाँ क्यों है और वो इसको कैसे धोखा दे रहा है। वो ये डी ज़रूर नहीं करती थी कि वो उसे धोखा दे। इसमें और ज़हीर में फ़र्क होना चाहिए था। कैफ ने आंखें खोली। विंड स्क्रीन के पार देखा। दुनिया वैसी ही थी जैसी इसकी आंखें बंद करने से पहले थी। आंखें बंद कर लेने से हकीकत नहीं बदल सकती थी। उसे खामोशी से सिर्फ अपना किरदार अदा करना था। उसे इस लड़की से हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं थी। उसे अपने मसले हल करने थे। वो इसको धोखे ज़रूर दे रहा है, लेकिन साथ ही वो इसकी हिफाजत भी करेगा। यूं हिसाब बराबर हो जाएगा। बस 2 माह वो इसकी नौकरी करेगा और कहीं गायब हो जाएगा। वो उसे भूल जाएगी और मामला दफन हो जाएगा। बस 2 माह और। फिर कशमाला की खिड़की के शीशे पर दस्तक हुई तो उसने चौंक के आंखें खोली। फिर शीशा नीचे किया। कैफ बाहर खड़ा कॉफी का कप उसकी तरफ बढ़ाए हुए था। रेस्ट एरिया आ गया। वो खुद से बोली और कप थाम लिया। आंखों में अभी तक कच्ची नींद थी। वो घूम के वापस ड्राइविंग सीट तक आया। अपनी कॉफी इसने कप होल्डर में रखी और सीट बेल्ट पहनने लगा। एक बात पूछूं अब से, कार स्टार्ट करते हुए बोला। वो कॉफी के घूंट भरते हुए इसे सुने गई। आपके पास कोई फ्यूचर प्लान तो होगा। दोबारा से अपना काम सीट करने का प्लान, तुम्हारा मतलब है कामयाबी का नया प्लान। वो बाहर देखते हुए तलखी से मुस्कुराई। स्कूल से यूनिवर्सिटी तक, किताबों से इंटरनेट तक सब यही सिखाते आए हैं कि कामयाब कैसे होता है। कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि नाकाम कैसे होता है। जॉब चली जाएगी तो क्या करोगे? काम में नुकसान होगा तो क्या करोगे? सिफर से दोबारा कैसे शुरू करोगे? सब हमें कामयाबी के लिए तैयार करते हैं। कोई हमें नाकाम होने के लिए तैयार क्यों नहीं करता? मेरे ख्याल में इंसान का एक्सीडेंट एकदम से नहीं होता। पहले नीर मिसेस होते हैं ताकि हम संभल जाएं। रीड फुल्लिगर नजर आते हैं। ज़हीर के बारे में भी आपको नजर आए होंगे। वो ड्राइव करते हुए संजीदगी से कह रहा था। कशमाला ने सोचती नजरों से इसके कंधे की पुष्ट को देखा। क्या तुम्हें कर्जों में घरने से पहले रीड फुल्लिगो नहीं नजर आए थे? तंज नहीं कर रही, इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि तुम बहुत स्मार्ट लगते हो। फिर इतना नुकसान कैसे कर लिया अपना? कैफ ने गहरी सांस ली। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए स्मार्ट होना काफ़ी नहीं होता। फिर क्या चाहिए होता है? एक आइडिया, एक यूनिक आइडिया। इस आइडिया से मोहब्बत करना, फिर इसके गिर्द बहुत मेहनत से अपने काम को तामीर करना। इसकी आवाज़ में जोश सा भर गया था। फिर इस आइडिया को कामयाब करने के लिए एक अच्छी टीम बनाना और बेचने से पहले अपनी टारगेट ऑडियंस का इल्म होना। अपने काम की क्वालिटी और वैल्यूज़ पे कभी समझौता ना करना। वो स्टीयरिंग व्हील पे हाथ जमाए बोले जा रहा था और वो उंगलियों पर गिन रही थी। मगर ये सब काफ़ी नहीं होता बास। बिजनेस में तरक्की यहाँ से आती है। एक हाथ स्टीयरिंग से हटा के अपनी पेशानी पर दस्तक दी। आपकी पेशानी के बख्त से, कशमाला ने ताज्जुब से अबरवाटे। यानी किस्मत। यानी किस्मत, उसने ताइद में सर हिलाया। तुम कह रहे हो कि इंसान की किस्मत इसकी मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी है? मेहनत और बिजनेस की समझ बूझ ये लाजिम है, लेकिन इसके बावजूद भी हम फेल हो जाते हैं क्योंकि इस चीज़ में हमारा बख्त नहीं होता, लेकिन वो किसी दूसरी चीज़ में ज़रूर होता। अलिफ है। आपका अगर बख्त रेस्तोरां में नहीं है तो शायद वो किसी और काम में हो। अब बताएं, क्या मैं असिस्टेंट पोजीशन के लिए हायर कर लिया गया हूँ? जानते हो, तुम में और मेरे पुराने ड्राइवर्स में फ़र्क किया है। वो मेरी तरह स्ट्रीट स्मार्ट नहीं थे, वो इतना बोलते नहीं थे। और चेहरा मोड़ के बाहर देखने लगी। इससे बेहतर स्टंट कशमाला को नहीं मिलने वाला था, लेकिन अभी वो इस बात का एतराफ़ नहीं करना चाहती थी। कशमाला मुईद माबीना और हूर जहाँ का घर मुबीन मंजिल कहलाता था।
शहर के एक पोश इलाके में बना एक कनाल का 2 मंजिला घर, जिसके लान में बोगिनविलिया के दरख्त हर दीवार के साथ अलिफागी थे। घर का कोई कोना गमलों और बैलों से खाली न था। वो कार से निकली और आंखें बंद करके अपने घर की फिजा में गहरा सांस लिया। कहते हैं इंसान मोहब्बत और सुकून की तलाश में सारी दुनिया का सफ़र करता है, मगर वो इसके घर पे इसका मुंतज़िर होता है। सलीम गेट बंद करके इस तरफ आया तो उसने कैफ की तरफ इशारा किया, जो कार्टर नक से इसका सामान निकाल रहा था। अलिफ, ये मेरा ड्राइवर है कैफ। इसको इसका कमरा दिखा दो और खाना खुला दो। फिर वो आगे आए। दाखिली दरवाज़ा खोला। सामने राहदारी थी जो लाउंज में खुलती थी। बरसों पुरानी आदत थी। इसे मालूम था जब वो राहदारी का कोना मेरेगी तो एक तख्त नजर आएगा। इस तख्त पे माँ बैठी होंगी। कशमाला के कदम आगे बढ़े। राहदारी का कोना उबूर किया और सामने वही पुराना मंजर नजर आया। लाउंज में सोफे भी थे, लेकिन हूर जहां बेगम तख्त पर बैठी थी। एक टांग सीधी लंबी किए, दूसरी अंदर की तरफ मोड़े। घुटने के साथ सब्जी के थाल रखे थे। सर पे दोपट्टा था जो एक कान के पीछे ओरसा हुआ था। वो चेहरा झुकाए आलूओं के कतले काटे जा रही थी। भरे भरे सफ़ेद बाजू आस्तीनों से झलक रहे थे। दाएं कलाई में सोने की चूड़ियां थीं। हूर जहां बेगम फरबह खातून थी। रूबदार और दबंग है, लेकिन साथ ही कुछ बहुत नर्म और मुलायम सा था। चेहरा सफ़ेद गुलाबी सा था। नाक में हीरे की लौंग थी। सब्ज आंखों के गिर्द झुर्रियां थीं। पेशानी और कलमों से उसे सियाह सफ़ेद बाल झलकते थे। बढ़ती उम्र में उनके हसन को गानाया नहीं था, बल्कि मज़ीद बावकार कर दिया था। आहट पर उन्होंने सर उठा के देखा। चेहरा खिल उठा। सब्ज आंखों में रौनक दौड़ गई। मेरी बेटी आ गई। छुरी एक तरफ रखी, घुटनों पे हाथ रख के पीर नीचे उतारे। फिर पैरों से ज़मीन पर जूते तलाश किए कि फरबह खातून थी। झक नहीं सकती थी। तब तक वो उनके करीबा पहुंची थी। मेरी प्यारी माँ, इसने पर्स एक तरफ फेंका और झक के उनके गिले से लग गई। माँ काफ़ी फरबह थे। वो उनके मुकाबले में दुबली पुतली सी थी। माँ ने इसका चेहरा दोनों तरफ से चूमा। उनके चेहरे पे इतनी खुशी थी कि बयान से बाहर थी। मेरी बेटी कैसी है? अच्छा किया वापस आ गई। इससे अलग हो के इसका चेहरा देख के बोलें, इस ज़हीर को तो छोड़ी इसको माँ। वो माँ से अलग होके नरमी से बोली। फिर देखा साथ चौकी पे बख्त भी बैठी थी। वो झक के इससे भी मिली। बख्त भी उधेड़ उम्र औरत थी। बालों में तेल लगा के किसके चोटी बनाए वो कानों में सुनहरी बालियां पहने हुए थे। वो माला को ली तो बेइख्तियार दुआ दी। बख्त भी जब मलती ऐसे ही दुआएं दिया करती थी। बख्त भी कितने बरसों से उनकी मुलाजमा थी, अब तो माला को गिनती ही भूल गई थी। बस इतना अदे कि इसका शौहर मरा था तो वो 5 बच्चों के साथ उनके सर्वेंट क्वार्टर में आई थी। अब इसके बच्चे जवान हो के इस आशियाने से उड़ चुके थे। एक बेटा सलीम चौकीदार भी था और सौदा सानफ भी लाता था। बाकी बेटियों की शादी हो गई, लेकिन बख्त बीबी और माँ का साथ कायम था। सफ़र ठीक गुजरा। रास्ते में मतली तो नहीं हुई। वो माँ के कंधे से सर टिकाए बैठी थी और वो इसके बाल कान के पीछे इट्स रही थी। वो नहीं माँ, ड्राइवर साथ लाई हूँ। तभी राहदारी में आहट हुई। माँ ने चौंक के देखा। कैफ हाथ में टोकरी लिए खड़ा था। वो सीधी हो के बैठी। प्लांट्स कहाँ रखूं? मियाँ तुम कौन हो और अंदर कहाँ चले आ रहे हो? खुल जहाँ बेगम के माथे पर बिल पड़े। 2 उंगलियों से इशारा किया पीछे। सॉरी में वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था। मंजज़ का चंद कदम पीछे हुआ। मैं कैफ जमाल हूँ, कशमाला बीबी का ड्राइवर। तुम्हारी बीबी ने तुम्हें बताया नहीं है कि ड्राइवर घरों के अंदर नहीं आते? और पीछे 2 उंगलियां झटक के कहा। सुअर। वो ना समझी के अंदाज में मजीद पीछे हुआ। कशमाला ने मुस्करा के आंखों से इशारा किया। कैफ ने टोकरी वही रखी और तेजी से बाहर निकल गया। ये क्या तुम रंग बरंगे ड्राइवर रखती रहती हो? माँ ने खफगी से उसे देखा। वो बेइख्तियार हंस दी।
बाजी ये ड्राइवर तो नहीं लगता। बख्त भी लाउंज की दीवार गिर खिड़की को देख रही थी। वहां कैफ सलीम के साथ जाता दिखाई दे रहा था। ये मेरा स्टैंड भी है माँ, बताया था ना। मैं नया बिजनेस सीट करने लगी हूँ। ये माँ की सब्ज आंखों में अफसोसा उभरा। तासुफ से सर हिलाया। क्या करोगी इतना पैसा कमा के माला? और यहीं पे माँ और उसका इख्तिलाफ शुरू होता था। माँ, ये 21वीं सदी है। औरत सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करती, इसे अपना भी कुछ चाहिए होता है ताकि इसकी सनती बरकरार रहे। वो खुद को घर के चूल्हे में ज़ाय ना करे। हूर जहां बेगम की तरह माँ के कान के पास शरारत से झुकी। उनकी आंखों में खफगी उन उतरी विपरे बदतमीज, तुम्हें लगता है मैंने खुद को ज़ाय किया? सर झटक के छुरी उठा ली और आलू के खटखट टुकड़े करने लगे। अब प्रोटोकॉल खत्म था। माला अब पुरानी हो चुकी थी। माँ इससे ज्यादा बच्चों को प्रोटोकॉल देने की आदी नहीं थी। ज़ाय नहीं किए तो कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं किया। मास्टर्स होल्डर थी मगर बच्चों में लगी रही। आपका सारा दिन इसी फिक्र में गुजरता है कि आपके बच्चों ने खाना खाया या नहीं। अब वो बच्चे अपनी अपनी जिंदगियों में चले गए हैं। अगर कोई कीर या मशगला अपनाया होता तो आज फरागत में आपके पास कुछ करने को होता। आप अब भी सब्जी काट रही हैं जो बख्त भी काट सकती है। यही फ़र्क है आपकी और हमारी जुजिशन में। अब चूल्हे से नहीं निकलती और हम दुनिया फतह करना चाहते हैं। बख्तू, अपनी माला बीबी को बताओ कि हर इंसान दुनिया में अपना किरदार अदा करने आता है। किसी का किरदार दुनिया फतह करना होता है और किसी का इस फाते की तरबियत करना। मगर माला मुस्करा के शाने उचक्का के उठ गई। अगर अपने तुम साल पहले कोई बिजनेस शुरू किया होता तो आज अब भी अलिफाक बिजनेस वुमेन होती। कबीरा ताई की तरह माँ ने अपनी चप्पल की तलाश में पैर जमीन पर मारा। वो हंसती हुई बैग उठा के अपने कमरे की तरफ चली गई। माँ खफगी से बड़बड़ती हुए सब्जी की तरफ मुतवज्जे हो गई। कबीरा ताई हमारी कहानी का एक अहम किरदार है। वो अब्बा के फर्स्ट कजिन की बीवी थी, एक खूबसूरत, दौलतमंद और बाअसर खातून। इसके अलावा जिन खसलतों से वो पहचानी जाती थी, इनमें तकब्बुर, बदज़बानी और मुनाफ़क़त सरे फ़हरिस्त थी। भरी महफ़िलों में दूसरों का तमस्खुर उड़ाना तो लाजिम था। किसी की बदसूरती तो किसी की गुर्बत का मजाक खुद हुसैन थी। रईस थी, रिश्तेदारान के गिर्द मनलाते थे। बेटे वाले उनकी बेटी की वजह से और बेटी वाले उनके इस बेटे में दिलचस्पी रखते थे जो माँ की तरह मगरूर मशहूर था। इतना मगरूर कि वो कभी पाकिस्तान नहीं आया था, ना अपने रिश्तेदारों से मिला था। उनका बेटा जब 3-4 बरस का था तब वो लोग इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे। कई बरस बाद उनकी फैमिली खुद तो पाकिस्तान सेटल हो गई, लेकिन उनका बेटा लौट के नहीं आया। निदा से कभी किसी ने देखा, ना कोई इससे मिला। बस कबीरा ताई थी जो हर महफिल में बैठ के अपने बेटे की कामयाबी और वजाहत के किस्से सुनाया करती थी। अपने बेटे पर उनको बहुत ही मान था। माही का कहना था कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह होगा। साइको केस। कबीरा ताई को कोई नफ्सियाती आर्जा भी था। वो लोगों को अपने गिर्द जमा करके तस्कीन महसूस करती थी। किसी भी रिश्तेदार के घर खुशी नमी होती तो फौरन पहुंच जाती। महंगे गिफ्ट्स, भारी सलामियाँ, फिर इसी रिश्तेदार के घर बैठ के बाकी खानदान का मजाक उड़ात। सारे खानदान में अगर कबीरा की किसी से नहीं बुनती थी तो वो हूर जहां बेगम थी। माँ जब बया के इस खानदान में आए तो कबीरा ने उनको भी अपनी दौलत से दबाने की कोशिश की, लेकिन हूर जहां इन औरतों में से नहीं थी जिनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। अब वो किसी की दौलत से मुतासिर हो के अपनी आवाज़ खो देती है। हूर जहां अपने आप में काफ़ी थी, हुसैन भी थी और पढ़ी लिखी भी। उनको किसी किस्म का एहसास कमतरी न था। पहली दफ़ा जब भरी महफिल में उन्होंने कबीरा को किसी का तमस्खुर उड़ाते और ख़ानदान वालों को मुस्करा के सुनते देखा तो टोक दिया।